तन्वी ने जब ऋतु के मुंह से ये सब कुछ सुना तो वो हैरान हो गई। फाइनली पता चल गया था कि उसके साथ ये सब कुछ कौन कर रहा था। और विद्युत ने कार में आते हुए कहा था कि हो सकता है ये काम लारा का किया हो, पर तन्वी ने उस टाइम विद्युत की बात पर विश्वास करने से मना कर दिया था। तनु को लगा था कि लारा चाहे उससे कितना भी क्यों ना चिढ़ते हो, चाहे उन दोनों के बीच में कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, पर वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। पर एंड में वही निकली। तन्वी ने थोड़ा शॉक होते हुए कहा, ऋतु तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है? मतलब तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सब कुछ जिसने भी किया है वो लारा ही थी? ऋतु ने कहा, हाँ तनु मैडम, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। डायरेक्टर सर ने जब क्लिप को रिप्ले करके देखा तो उन्हें ब्रिज वाला पूरा ड्रामा समझ में आ गया। उन्होंने ये बात विद्युत सर के साथ शेयर की। विद्युत सर ने इसके बाद पूरी बात का पता लगाया कि शुरुआत से 2 दिन पहले तक क्या क्या हुआ था। उन्होंने हर जगह सीसीटीवी भी चेक करवाए। फाइनली उन्हें पता चल गया कि ये सब कुछ लारा मैडम का किया हुआ था। वही आपकी शूटिंग से 1 रात पहले प्रॉप वाले कमरे में गई थी। जैसे ही विद्युत सर को ये सब कुछ पता चला, उन्होंने लारा मैडम को मीटिंग में बुलाया और सभी के सामने एक्सपोज कर दिया। पहले तो लारा मैडम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर विद्युत सर भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने सभी को सीसीटीवी फुटेज दिखाई उस रात की, जिस रात वो कमरे के अंदर गई थी और कुछ ही मिनट बाद वापस बाहर आ गई। लारा मैडम ने तो ये कहकर टाल दिया था कि वो कमरे के अंदर बस ऐसे ही सामान चेक करने गए थे, बाकी उन्होंने वहां जाकर कुछ भी नहीं किया था। पर विद्युत सर ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सब कुछ उनका किया धरा है तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। अगर पुलिस इंक्वायरी करेगी तो वैसे भी सच्चाई सामने आ जाएगी। सर की बात सुनकर लारा मैडम बहुत ज्यादा डर गई थी। उन्होंने खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब कुछ उन्होंने ही किया था, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती थी। और ब्रिज पर भी उन्होंने जानबूझ के रिमी मैडम को पैर लगाया था ताकि वो आपके ऊपर आकर गिरे और आप ब्रिज से नीचे गिर जाएं। लारा मैडम की तो आइडेंटिटी पूरी तरह से रिवील हो गई। डायरेक्टर सर ने उन्हें सभी के सामने बहुत कुछ सुनाया और उन्हें प्रोडक्शन से भी निकाल दिया गया। सर ने तो ये भी कहा कि अगर वो शूटिंग लोकेशन के आसपास भी दिखी तो वो उनकी पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। मैडम, आपको आज मीटिंग में आना चाहिए था। आपको देखना चाहिए था कि लारा मैडम कैसे सबके सामने गिड़गिड़ा रही थी। वैसे उन्होंने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तन्वी ने जब ऋतु के मुंह से इतनी सारी बातें सुनी तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसे बस समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में लारा उसे टारगेट क्यों बना रही थी। तन्वी तो इतनी ऊंची हाइट से भी नहीं गिरी थी कि उसके हाथ पैर टूट जाए या फिर उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाए। तन्वी अच्छे से जानती है कि लारा ऐसी इंसान नहीं है जो आधा अधूरा काम करे या कोई ऐसा काम करे जो इतना आसान हो। तो फिर क्या वजह थी? क्या वजह थी कि उसने उसे टारगेट बनाया? तन्वी ने कुछ देर तो सोचा और फिर उसे समझ आ गया कि आखिर में बात क्या है। लारा ने उसे इसीलिए टारगेट नहीं बनाया था क्योंकि वो उसे चोट पहुंचाना चाहती है, बल्कि इसीलिए टारगेट बनाया था शायद उसे पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट है और लारा उसके बच्चे को चोट पहुंचाना चाहती थी। फिर तन्वी के दिमाग में आया कि लारा को उसकी प्रेगनेंसी का पता कैसे चला, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उसके अलावा किसी को भी नहीं पता है। और अगर लारा को पता है कि वो प्रेग्नेंट है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि आरव को भी इसके बारे में पता हो सकता है कि ये सब कुछ आरव ने ही करवाया हो। तन्वी इतना कुछ सोचते ही जल्दी से बेड से खड़ी होने लगी। फिर उसने ऋतु से पूछा, लारा इस वक्त कहाँ है? ऋतु ने कहा, लारा मैडम तो यहाँ से चली गई है। जब से सर ने उसकी बेइज्जती की है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है, तब से वो मुझे यहाँ पर दिखी भी नहीं है और वो उस वक्त काफी गुस्से में भी लग रही थी। अभी तक तो वो यहाँ से जा चुकी होंगी और उन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का काम है। किसी भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है शर्म के मारे ही वो यहाँ से चली गई हो। चली गई? पर लारा कहाँ जा सकती है? तन्वी अपनी स्टिक लेकर खड़ी हुई और उसने पूछा, अच्छा ऋतु, मुझे बताओ कि उसे गए हुए कितना वक्त हुआ है? ऋतु ने कहा, ज्यादा नहीं, वो अभी निकली होंगी क्योंकि हमारी मीटिंग अभी कुछ देर पहले ही तो खत्म हुई है और सामान बांध कर यहाँ से जाने में भी तो वक्त लगता है। तन्वी ने ऋतु का हाथ पकड़ा और उससे कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हमें ये पता लगाना है कि लारा अपने होटल से निकलने के बाद कहाँ गई है।
प्लीज मुझे अभी के अभी नीचे लेकर चलो। ऋतु ने कहा, मैडम आप यहीं पर रुकिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नीचे जाकर देख आती हूँ कि लारा मैडम कहाँ गई है, आप यहीं पर रहिए। तन्वी ने उसे हाँ कहा। करीब 10 मिनट बाद ऋतु वापस कमरे में आई। इस वक्त तन्वी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। ऋतु ने कहा, तनु मैडम, मैंने अभी भी लारा को अंदर आते हुए देखा है, वो हमारे ही होटल में आई है। उनके पास अपना सूटकेस भी था। उन्होंने कुछ देर लॉबी में इंतजार किया और फिर वो ऊपर की तरफ चली गई। लगता है वो इस होटल में किसी से मिलने आई है। तन्वी को समझ नहीं आया कि लारा इस होटल में किससे मिलने आई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरव यहीं पर रुका हुआ हो और वो उसी से मिलने आई हो। अचानक से तन्वी को सारी बातें क्लियर हो गई। उसे समझ में आ गया कि पिछले दिनों उसके साथ ये हादसे क्यों हो रहे थे और लारा क्यों इस वक्त उनके होटल में आई हुई थी। भले ही विद्युत को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में ना पता हो, पर तन्वी का पिछले कुछ दिनों से वो ध्यान रख रहा था। तन्वी को लगा कि फाइनली विद्युत को बताने का टाइम आ गया है। तन्वी को अब सारी चीजों पर शक होने लगा था, क्योंकि भले ही विद्युत को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ना पता हो, पर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भी विद्युत को उसके बारे में क्यों कुछ नहीं बताया, जबकि डॉक्टर तो ऐसी बात किसी से भी नहीं छुपाते हैं। तो फिर उन्होंने विद्युत को उसकी जानकारी क्यों नहीं दी? इसका सीधा मतलब है कि ये सब कुछ सोचा समझा प्लान था। तन्वी ने जब इतनी सारी बातें सोची तो उसकी रूह कांप उठी। उसका बच्चा खतरे में है और उसे कुछ करना होगा। तभी तन्वी ने घबराते हुए पूछा, ऋतु ऋतु विद्युत कहाँ पर है? ऋतु ने कहा, वो तो अभी भी शूटिंग लोकेशन पर है, उनकी शूटिंग चल रही है ना। तन्वी ने कहा, मेरी व्हील चेयर खींचो और मुझे नीचे लेकर चलो, हमें इसी वक्त विद्युत से मिलने जाना पड़ेगा। मुझे अभी के अभी उनके पास लेकर चलो। तन्वी विद्युत के पास इसीलिए जाना चाहती थी ताकि वो उसे बता सके कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि अगर आरव को इसकी भनक भी लगी तो वो कभी भी उसके बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देगा। तन्वी अच्छे से जानती है कि आरव उसे चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, पर अगर विद्युत उसके साथ रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वक्त आ गया था कि वो विद्युत को फाइनली ये बता दे कि वो पापा बनने वाला है, क्योंकि इससे पहले देर हो जाए विद्युत को बता देना ही ठीक रहेगा। ऋतु को कुछ भी समझ नहीं आया कि तन्वी अचानक से इतना पैनिक क्यों कर रही है। तभी उसने कहा, तनु मैडम क्या हुआ, आप इतना घबरा क्यों रही हैं और आप अचानक से शूटिंग लोकेशन पर क्यों जाना चाहते हैं? सर ने आपको रेस्ट करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तन्वी इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस लग रही थी। अब उसे समझ में आ गया था कि ये वक्त नहीं है कि वो विद्युत को अपने नखरे दिखाए। अभी उसे अपने बच्चे को बचाना था, बस और कुछ नहीं। तभी तन्वी ने कहा, ओह तुम भी ना, तुम उनके इंस्ट्रक्शंस छोड़ो, मुझे वहां पर लेकर चलो। मुझे इसी वक्त विद्युत से मिलना है, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। ऋतु प्लीज मुझे लेकर चलो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। ऋतु ने कहा, तनु मैडम आपको इस तरह से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको भी लेकर चलती हूँ, पर शूटिंग लोकेशन यहाँ से दूरी पर है, हमें कार से जाना होगा। तन्वी ने कहा, हाँ तो ठीक है, चलो, तुम्हें कार चलानी आती है ना? ऋतु ने कहा, हाँ मुझे कार चलानी तो आती है, पर हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम कैसे चलेंगे? और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें आसानी से ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। आप इस हालत में नहीं हैं कि पैदल चलकर जा सके, व्हील चेयर पर भी आपको परेशानी होगी। तन्वी ने थोड़ा टेंशन लेते हुए कहा, ओह गॉड, अब हम क्या करें, कैसे चलें? करीब 5 मिनट सोचने के बाद ऋतु ने कहा, अब अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई मैडम, मुझे अभी अभी याद आया कि फिल्मिंग क्रू ने हमारे लिए नीचे पर एक गाड़ी रखी है। अगर किसी को कोई भी इमरजेंसी में शूट पर आना हुआ तो वो उस गाड़ी का इस्तेमाल करके आ सकता है। मैं नीचे रिसेप्शन पर जाकर उसकी चाबी पूछ कर आती हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे सीनियर ने उस गाड़ी की चाबी रिसेप्शन पर जमा कराई थी। तन्वी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर चाबी मिल गई तो फिर हम उस गाड़ी से फिल्म लोकेशन पर चल लेंगे और फिर तुम मुझे साथ में लेकर चलो। इस तरह से बार बार ऊपर नीचे करोगी तो दोनों का टाइम वेस्ट होगा। ऋतु ने कहा, ठीक है, आप यहीं पर रुकिए, मैं आपकी व्हील चेयर लेकर आती हूँ। ऋतु ने जल्दी से तन्वी की व्हील चेयर लेकर आई, उसे खोला और ध्यान से तन्वी को उस पर बैठा दिया। फिर उसने तन्वी का कमरा लॉक किया।
लिफ्ट की मदद से वो दोनों नीचे रिसेप्शन पर पहुंचे। वहां जाकर रितु ने पूछा, हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। रिसेप्शन पर जो लड़की थी उसने कहा, हाँ कहिए ना, क्या बात है। रितु ने कहा, हमारी पूरी क्रू यहाँ पर रुकी हुई है, हमारी यहीं पर पास में शूटिंग चल रही है एंड मुझे अच्छे से याद है कि क्रू मेंबर ने एक कार की चाबी आपको दी हुई है। क्या आप मुझे वो चाबी दे सकती हैं प्लीज? दरअसल हमें इमरजेंसी आ गई है और हमें तुरंत शूट लोकेशन पर पहुंचना है। उस लड़की ने कहा, वेट लेट मी जस्ट चेक। उस लड़की ने दूसरे सीनियर मैनेजर से बात की और फिर कंफर्म करते हुए कहा, हाँ एक कार नीचे खड़ी है, मैं अभी आपको उसकी चाबी दे देती हूँ, पर आपको पहले इस फॉर्म पर साइन करना होगा। अब दरअसल इस पर लिखा हुआ है कि आप अपनी मर्जी से चाबी लेकर जा रहे हैं। अगर कार को कुछ हो तो नाम होटल वालों पर ना आए, प्लीज अपना नाम भी लिख देना। रितु ने उन्हें ओके कहा। इसके बाद उसने वो फॉर्म फिल कर दिया और अपने सिग्नेचर भी किए, साथ में नाम भी लिख दिया। फिर वो कार की चाबी लेकर तन्वी के पास आई और उसे नीचे पार्किंग एरिया में लेकर गई। उस होटल की तो वैसे कोई पार्किंग नहीं थी, पर नीचे गाड़ी खड़ी करने का स्पेस था और वो जगह भी थोड़ी डरावनी सी थी, क्योंकि ना तो वहां पर रोशनी आ रही थी और ना ही ठीक तरीके से अंधेरा था। एक हल्की सी पीले कलर की लाइट जल रही थी। बेसमेंट में आते ही तन्वी को तो एक अजीब सी वाइब आने लगी। वहां का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा डरावना था और क्योंकि सब लोग या तो घूमने गए हुए थे या फिर शूटिंग लोकेशन पर, इसीलिए पार्किंग में कोई था भी नहीं। तन्वी को तो वहां पर आते ही लग गया था कि जरूर उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि उसे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी। वैसे भी वहां पर कुछ ठीक नहीं था। फिर उसने रितु से कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम कार लेकर ऊपर आ जाती ना। रितु ने कहा, मैडम अगर मैं कार ऊपर लेकर आती फिर आपको बैठाती तो उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता। मैं अभी यहाँ पर गाड़ी लेकर आती हूँ, फिर आपको उसमें बैठा दूंगी ताकि हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और हम तुरंत शूट लोकेशन पर जा सके। तन्वी ने उसे हाँ कहा, पर अभी भी उसे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। तन्वी को कुछ गड़बड़ सी लग रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो विद्युत को फोन करके इन्फॉर्म कर दे, चाहे उसे वहां पहुंचने में क्यों ना लेट हो जाए, पर अगर वो उसे फोन करके इन्फॉर्म कर देगी तो भी सब कुछ ठीक रहेगा। विद्युत को फोन मिलाने के लिए तन्वी अपने पर्स में फोन चेक करने लग गई, पर उसे वो वहां पर नहीं मिला। तभी उसने रितु की तरफ मुड़ते हुए पूछा, मेरा फोन कहाँ पर है? दरअसल तन्वी किसी न किसी को इन्फॉर्म करके बताना चाहती थी कि आखिर में पूरा मैटर क्या है, और वो जानती थी कि अगर विद्युत फोन नहीं उठाएगा तो वो अमृत को फोन करके कह सकती है। पर इस वक्त उसे अपने फोन की जरूरत थी और उसे अपना फोन नहीं मिल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ रितु तन्वी की फोन वाली बात सुनकर फ्रीज हो गई। फिर उसने अपने सर को हल्का सा मारते हुए कहा, आपका फोन? अरे हाँ, मैं तो आपका फोन ऊपर कमरे में ही भूल गई। दरअसल हम इतनी जल्दी में नीचे आए कि शायद आपका फोन ऊपर ही रह गया। तन्वी ये सुनकर और ज्यादा पैनिक करने लगी, पर इतनी ही देर में उसने देखा कि रितु वापस एलिवेटर की तरफ जा रही है। रितु ने जाते हुए कहा, मैडम आप यहीं पर रुकिए, मैं आपका फोन लेकर आती हूँ, बस 5 मिनट में आई, आप कहीं पर भी मत जाना। इतना कहते कहते रितु एलिवेटर के अंदर चली गई और तन्वी की नजरों के सामने से गायब हो गई। अब तन्वी उस पार्किंग लॉट में बिल्कुल अकेली थी। वहां पर किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी, वो एकदम सुनसान पड़ा था। तन्वी रितु को वहां से जाने के लिए रोकना चाहती थी, पर इससे पहले वो कुछ भी करती रितु उसकी नजरों के सामने से गायब हो चुकी थी। एक तो वहां का एनवायरनमेंट ही इतना डराने वाला था कि तन्वी के रोंगटे खड़े हो गए थे। ना चाहते हुए भी उसे पार्किंग के अंदर ठंड लग रही थी और साथ में पसीने भी आ रहे थे। तन्वी ने वापस मुड़कर पीछे देखा, वहां पर कोई नहीं था। उस पार्किंग लॉट में वो बिल्कुल अकेली थी। तन्वी वहां पर रुककर रितु के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसने सुना कि कहीं से गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज आई है। तन्वी ने जब उस डायरेक्शन में देखा तो उसे दिखा कि एक गाड़ी की हेडलाइट जली है। इसका मतलब उसके अलावा भी वहां पर कोई था। तन्वी हैरानी के साथ उस कार को देखने लगी। उस कार की हेडलाइट की रोशनी इतनी तेज थी कि तन्वी की आंखें भी ठीक से नहीं खुल पा रही थी, ना ही वो गाड़ी को ढंग से देख पा रही थी। पर फिर भी उसे ये तो समझ आ रहा था कि वो गाड़ी सीधा उसी की तरफ आ रही है। तन्वी ने जब देखा कि वो गाड़ी उसी की तरफ आ रही है तो वो एकदम से शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर में वो गाड़ी उसी के डायरेक्शन में इतनी तेजी से क्यों आ रही थी। तन्वी ने जल्दी से अपनी व्हील चेयर को वहां से हटाने की कोशिश की, पर वो चाह कर भी तेज नहीं चल पा रही थी।
एक तो उसे व्हीलचेयर पर बैठने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, साथ में वहाँ का सरफेस भी खुरदुरा था, जिसकी वजह से उसकी व्हीलचेयर बहुत ही कम स्पीड में आगे बढ़ रही थी। तन्वी को इस वक्त खुद की और अपने बच्चे की जान बचानी थी, इसीलिए उसने अपना पूरा दम लगा दिया। उसने जैसे तैसे करके व्हीलचेयर को आगे खींचा। वो खुद को आगे लेकर जाती और पीछे देखती। वो कार अभी भी उसके पीछे थी। तन्वी की हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल गले में आ गया है। वो बुरी तरह से घबरा गई थी। उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा था। तन्वी ने अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लिया था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो इन सब में अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती थी। उसने मदद के लिए आवाज भी लगाई। तन्वी ने चिल्लाते हुए कहा, कोई है, कोई है, मेरी मदद करो प्लीज, हेलो कोई है। पर वो पार्किंग लॉट बिल्कुल नीचे था। वहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मारता तो इंसान का वहां पर आना नामुमकिन था। तन्वी की आवाज किसी ने भी नहीं सुनी और ना ही ऋतु लौट कर आई। वो गाड़ी अभी भी तन्वी के पीछे आ रही थी। तन्वी को लगा कि बस आज उसका आखिरी दिन है, आज वो नहीं बचने वाली। तो वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान विद्युत अभी भी अपना आखिरी सेगमेंट पूरा करने में लगा हुआ था। उसने अपने डबल के साथ मिलकर शूटिंग का फाइनल सीन भी शूट कर लिया। अब उसका कोई भी सीन नहीं बचा था। विद्युत को शूटिंग करते हुए घबराहट सी होने लगी। उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा है और उसे ये भी एहसास हो रहा था कि जरूर तन्वी खतरे में है। इन्हीं सब के बीच में उसने ध्यान नहीं दिया और गलती से उसके डबल से उसे चोट लग गई। विद्युत का डबल ये देखकर घबरा गया। वैसे तो ये गलती से हुआ था, पर फिर भी डायरेक्टर भी विद्युत को इस तरह से देखकर हैरान थे, क्योंकि वो कभी भी शूटिंग पर इस तरह की गलती नहीं करता है। तो फिर आज उसे क्या हो गया था? विद्युत के डबल ने जल्दी से उसे काफी बार सॉरी कहा। तभी विद्युत ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही ध्यान नहीं दे रहा था, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, तुम माफी मत मांगो। दरअसल विद्युत को छोटी सी चोट लग गई थी तो डॉक्टर उसके मरहम पट्टी करने के लिए आए। विद्युत तो अभी भी कहीं खोया हुआ था। उसे अंदर से घबराहट हो रही थी। तभी उसने अमृत से पूछा, तन्वी कहाँ पर है? वो इस वक्त क्या कर रही है? अमृत ने कहा, पता नहीं, शायद तन्वी इस वक्त होटल रूम में होगी। विद्युत आगे कुछ कहने वाला था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। विद्युत ने स्क्रीन पर देखा तो उस पर तन्वी का नाम लिखा था। इसका मतलब ये मैसेज तन्वी की तरफ से आया था, पर उस मैसेज में क्या हो सकता था? तो वहीं तन्वी को लग रहा था कि अब मौत सामने है। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उसे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मौत उसके सामने खड़ी है। आज कोई आकर उसे मारकर चला जाएगा और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। तन्वी को वहां बैठे हुए कई सारे ख्याल आ रहे थे। वो ख्याल उसके दिमाग में घोड़े के जैसे दौड़ रहे थे, क्योंकि जब इंसान डरा हुआ होता है तो उसके दिमाग में कई बातें आने लगती हैं। तन्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसे लगा था कि मौत उसके सामने है। इसीलिए वो कई बातें सोचने लगी थी। जैसे कि सबसे पहले उसने ये सोचा कि उसकी पूरी जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई। बचपन में उसने विद्युत से प्यार किया, पर जब मिलने का टाइम आया तो विद्युत उससे मिलने नहीं आया। 8 साल बाद वो विद्युत से वापस मिली, पर सत्या ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। सत्या गई तो शिवम आ गया। उसे शिवम की सच्चाई पता चली और उसे पता चला कि विद्युत ने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है। तन्वी खुद को विद्युत की लाइफ में बोझ समझने लगी और वो विद्युत को छोड़कर आ गई, ये सोचकर कि उसके चले जाने से विद्युत का बोझ हल्का होगा और वो शिवम के बारे में भी सोचना बंद कर देगा। तन्वी को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वो विद्युत को छोड़कर आई तो यहाँ आकर प्रेग्नेंट हो गई। विद्युत के सामने होते हुए भी उसने उसे ये नहीं बताया कि वो बाप बनने वाला है। और अब क्या वो मरने वाली है? कोई उसे गाड़ी से उड़ाकर जाना चाहता है ताकि वो और उसका बच्चा इस दुनिया में ना बचे। पहली बार तन्वी को इतना ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। उसे रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने विद्युत को ये नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। क्यों उसने ये नहीं बताया कि वो उससे कितना प्यार करती है। और यहाँ आने के बाद भी वो उसे एक बार भी भूल नहीं पाई। पर अब इन सब बातों का क्या फायदा था? अब तो ना विद्युत यहाँ मदद करने के लिए आने वाला था और ना ही कोई दूसरा इंसान।
वो गाड़ी जैसे जैसे पास आ रही थी उसकी हेडलाइट की रोशनी भी बहुत तेज हो रही थी। तन्वी ने अपनी आंख को हाथों से कवर कर लिया था क्योंकि वो अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रही थी। बस अब गाड़ी उससे ज्यादा दूरी पर नहीं थी। जैसे ही तन्वी को लगा कि उसका एंड होने वाला है, वो गाड़ी उसके 1 इंच की दूरी पर आकर रुक गई। तन्वी बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो उसने खुद को ही खुद के हाथों से छुपा लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो गाड़ी रुक जाएगी। पर जैसे ही गाड़ी रुकी, उसने सामने की तरफ देखा। अभी भी गाड़ी की लाइट जल रही थी तो उसे कुछ दिख नहीं रहा था, पर हाँ, दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक बड़ा सा आदमी निकल कर आया। लाइट की वजह से तन्वी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी ने हेडलाइट बंद की और वो तन्वी के सामने आकर खड़ा हो गया। वो थोड़ा नीचे झुका और उसने तन्वी के चेहरे से उसका हाथ हटाते हुए कहा, तन्वी तुम कहाँ जा रही थी? विद्युत को बताने? ओह ले, क्या वो नहीं जा पाई? चलो कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे भगवान भी नहीं चाहते कि तुम विद्युत के पास पहुंचो। तन्वी ने अपनी आंखें खोलकर देखा और जब उसने वो आवाज सुनी तो वो हैरान रह गई। उसने डरते हुए कहा, आरव तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? आरव ने कहा, नहीं तन्वी, भला मैं तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगा? अगर तुम्हें मारना ही होता तो अपनी गाड़ी लाकर तुम्हारे आगे क्यों रोकता? अभी तक तुम्हें उड़ा नहीं देता। पर तन्वी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता। अगर तुम्हें ही मार दिया तो फिर मेरा क्या होगा? तन्वी ने फिर डरते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो आरव? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझसे दूर रहो, फिर भी? आरव ने जल्दी से तन्वी के होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहा, जरा शांत हो जाओ। वैसे अब तुम्हारे घर चलने का वक्त आ गया है, चलो हम साथ में घर चलेंगे। पर हाँ, घर चलने से पहले मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले वहां जाना चाहिए। इतना कहने के बाद उसने तन्वी को व्हील चेयर पर से उठाया, अपनी बाहों में लिया और उसे गाड़ी के अंदर बैठाने लगा। फिर आरव ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें इस चीज से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि ये हम दोनों की निशानी नहीं है। तन्वी तो शॉक हो गई थी। क्या इसका मतलब आरव उसके बच्चे को मार देना चाहता था? तन्वी ने अपने हाथ पैर मारने की कोशिश की। उसने कहा, आरव तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आरव प्लीज मुझे जाने दो। इसके बाद तन्वी ने इमोशनल होते हुए कहा, आरव छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तन्वी काफी मासूम बनकर आरव के सामने भीख मांग रही थी, पर उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगे। आरव ने तन्वी की एक बात नहीं सुनी। उसे गाड़ी में बिठाया, सीट बेल्ट लगाई और व्हील चेयर को पीछे रख दिया। आरव उसे पार्किंग लॉट से बाहर लेकर जाने लगा। तन्वी जानती थी कि अब किसी को भी आवाज लगाने का कोई फायदा नहीं है, पर उसे कैसे भी करके खुद को बचाने का सोचना होगा। कैसे भी करके उसे आरव को धमकाना होगा। तन्वी को अब यकीन हो गया था कि आरव ही था जिसने लारा को उसे चोट पहुंचाने के लिए भेजा था और उसके बच्चे को भी हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर करने के लिए भेजा था। तन्वी को वैसे तो काफी गुस्सा आ रहा था, पर अभी इस गुस्से का कोई फायदा नहीं था। तभी उसने कहा, आरव तुम ये जो भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। अगर विद्युत को पता चला कि मैं मिसिंग हूं तो वो मुझे ढूंढने के लिए जरूर आएगा और वो पुलिस के पास भी जरूर जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, अगर विद्युत को मैं नहीं मिली तो उसका सीधा शक तुम पर जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि तुम्ही ने मुझे किडनैप किया है, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता है। उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए अभी भी वक्त है, मुझे छोड़ दो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आरव मैं अभी भी विद्युत की लीगल वाइफ हूँ और वो मुझे ढूंढने के लिए दुनिया की सारी ताकत लगा देगा। कि तुम अच्छे से जानते हो, अगर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो तुम बहुत बुरा फंसोगे। तन्वी के इतना कहने के बाद आरव ने हल्का सा उसके सर पर हाथ फेरा, फिर बड़ी शांति से कहा, डोंट वरी डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई तुम्हें मिसिंग क्यों समझेगा और कोई ये भी क्यों समझेगा कि किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया है, क्योंकि तुम तो वापस पुणे जा रही हो, वो भी खुद से। तन्वी ने इतना सुनने के बाद घबराते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? आरव ने तन्वी को एक कड़वी स्माइल दी, पर उसे कोई जवाब नहीं दिया। तन्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरव क्या बात कर रहा है, पर कुछ ही देर में उसे रियलाइजेशन हुआ कि आखिर में पूरी बात क्या है।
उसका फोन अभी भी उसके पास नहीं है और ऋतु वो लेने के लिए उसके कमरे में गई थी। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका एहसास होते ही तन्वी ने जल्दी से कहा, तो इसका मतलब वो जूनियर असिस्टेंट ऋतु वो तुम्हारे इस प्लान में शामिल है। उसे तुमने मेरे पास भेजा था और वो जानबूझकर मुझे पार्किंग में इसीलिए छोड़कर गई ताकि तुम मुझे, ओह माय गॉड, मुझे कैसे पता नहीं चला, डैम इट, आरव ने हंसते हुए कहा। तो तुम्हें क्या लगता है कि उस असिस्टेंट को कंपनी ने तुम्हें दिया था? बिल्कुल नहीं, मैंने उन्हें ऋतु को तुम्हें असाइन करने के लिए कहा था ताकि जब मुझे उसकी जरूरत पड़े तब मैं उसका फायदा उठा सकूं। और देखो, वो लड़की मेरे बहुत काम आई। तन्वी को ऋतु की सच्चाई जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो लड़की पूरा टाइम उससे इतना स्वीट बिहेव कर रही थी और ये जताने की कोशिश कर रही थी कि वो उसकी बहुत परवाह करती है, पर एंड में उसने भी धोखा दे दिया। जहां एक तरफ आरव तन्वी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतु जल्दी से तन्वी के कमरे में गई। वहां जाकर उसने तन्वी का सारा सामान पैक किया और कमरा भी अच्छे से सेट कर दिया, जिससे कि ये लगे कि तन्वी काफी देर पहले यहाँ से निकल चुकी है। उसका सारा सामान पैक करने के बाद वो कमरे से बाहर आई। फिर ऋतु ने तन्वी के फोन से विद्युत को मैसेज भेजा। उसमें लिखा, मैं पुणे वापस जा रही हूँ, इसीलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो और हाँ, डिवोर्स पेपर्स पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी साइन कर दो। गुड बाय विद्युत। तो वही तन्वी अभी भी गाड़ी में अकेले बैठी हुई थी और यही सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। तन्वी अच्छे से जानती है कि आरव कितना चालाक इंसान है। उसने अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ा होगा। अगर कोई उसे ढूंढने की कोशिश भी करेगा तो भी उसे पता नहीं चलेगा कि वो कहां पर गई है। और इतना कुछ होने के बाद तो विद्युत को शक भी नहीं होगा, क्योंकि वो असिस्टेंट हमेशा उसके साथ थी। अगर उस असिस्टेंट ने कह दिया कि तन्वी वापस से पुणे चली गई है तो फिर विद्युत उसकी बात पर विश्वास भी कर लेगा। पर अब तन्वी क्या करेगी? वो कैसे खुद को यहाँ से बचाएगी? कैसे वो इस नर्क से बाहर निकलेगी? इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता था कि आरव उसे कहाँ लेकर जा रहा है। डर के मारे तन्वी ने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए थे। कुछ ही देर में वो लोग मसूरी से बाहर निकल गए। उन लोगों ने हाईवे ले लिया। कुछ दूरी पर जाकर तन्वी ने देखा कि मुंबई का बोर्ड लगा हुआ आया है। उसे समझ में आ गया था कि आरव उसे वापस पुणे लेकर जा रहा है। ये सफर बहुत लंबा होने वाला था, पर आरव को ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि मर्सिडीज काफी तेज चलती है, तो वो लोग जल्द ही पुणे पहुंच जाते। और जाहिर सी बात है, आरव उसे पुणे ही वापस लेकर जाएगा, क्योंकि पुणे भी उसी का शहर है, वहां पर उसकी चलती भी है। तन्वी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो इसका मतलब तुम काफी वक्त से जानते हो कि मैं पुणे शिफ्ट हो गई हूँ, है ना? तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था और ये भी पता था कि मैं शूटिंग के लिए मसूरी आ रही हूँ? आरव ने कहा, हाँ मुझे पता था। तन्वी ने कहा, और जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ वो भी तुम्हारी कंपनी है, राइट? आरव ने कहा, हाँ वो मेरी ही कंपनी है। तन्वी को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा कि वो कैसे आरव के ट्रैप में फंस गई। अब उसे समझ में आ रहा था कि कैसे उसे पुणे आते ही जॉब ऑफर कर दी गई। कैसे पुणे शिफ्ट होने के 2 दिन बाद ही उसके पास उसके दोस्त राहुल का फोन आया और उसने उसे फीमेल कैस्टर की पोजीशन ऑफर की। तन्वी को समझ आ गया था कि ये सब कुछ आरव ने करने के लिए कहा था और वो पागलों के जैसे इसमें फंस भी गई। पहले तो तन्वी को लगा था कि शायद उसकी किस्मत अच्छी है कि उसे ये जॉब मिल गई और उसे ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी, पर अब उसे रिग्रेट हो रहा था। तन्वी ने आगे पूछा, तो इसका मतलब तुम्हें ये भी पता था कि मैं पुणे किस दिन शिफ्ट हुई, या फिर मैं पुणे आने के बारे में सोच रही हूँ? क्या तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था? आरव ने कहा, हाँ मुझे ये सब कुछ पहले से पता था। मैं जानता था कि तुम कब पुणे आने वाली हो। मैंने ही तुम्हारे दोस्त से कहकर ये जॉब दिलवाई ताकि तुम्हें स्ट्रगल ना करना पड़े। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तन्वी इस बड़े शहर में आकर 2 रोटी के लिए इधर उधर भटके, इसीलिए मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया। तन्वी ने कहा, ओह माय गॉड, तुम्हारे मुंह से इतने अच्छे शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे पता है कि तुम इतने अच्छे इंसान नहीं हो कि सिर्फ मेरे लिए ये करो। इसमें तुम्हारा भी लालच छुपा हुआ था।
अगर मुझे पहले से पता होता ना कि ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग प्लॉटिंग है तो मैं कभी भी इस जॉब के लिए हाँ नहीं कहती, पर मुझे किसी ने भी इसकी भनक तक नहीं लगने दी। आरव ने कहा, ठीक है, अब जो भी है, तुमने उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और अब तुम लॉर्ड गेमिंग की फेमस फीमेल कैस्टर हो। इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? इसके अलावा मैंने तुम्हें एडवर्टाइजमेंट में लीड रोल भी दिलाया। अब तो तुम बहुत फेमस होने वाली हो। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी किस्मत इतनी खोल दी, वरना उस विद्युत के साथ रहकर तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला था। तन्वी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, थैंक यू माय फुट। अच्छा एक बात बताओ, विद्युत को कभी कुछ महीनों पहले तक कई डिलीवरी पार्सल्स आ रहे थे और उसमें अजीब अजीब मैसेजेस लिखे हुए होते थे, तो क्या ये सब कुछ भी तुम करवा रहे थे? ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है? आरव ने कहा, हाँ, ये भी मैंने ही करवाया था ताकि मैं उस विद्युत को पागल कर सकूं और वो इस पागलपंती में तुम्हें डिवोर्स दे दे। तन्वी ने थोड़ा गुस्से में कहा, पर तुम्हें शिवम के बारे में कैसे पता है? तुम इन सब के बारे में कैसे जानते हो? आरव इससे पहले कि तन्वी को कोई भी जवाब देता, तन्वी ने फिर से कहा, तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? तुम्हें तो इस दुनिया की हर चीज के बारे में पता है, तो शिवम के बारे में भी तो पता ही होगा। आरव ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद तन्वी और ज्यादा चिढ़ते हुए कहती है, आरव, तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये सारी हरकतें मुझे तुमसे नफरत करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करती है। सच में तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा। आरव ने अभी भी उसे कुछ नहीं कहा। तन्वी बस अपने मन की भड़ास निकालना चाहती थी। तन्वी ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, आरव, तुम्हें पता है तुम बचपन में ना सबसे अलग रहते थे और तुम सबसे अलग दिखते भी थे। ऐसा लगता था कि कोई बीमार कुत्ता है जिसे कोई भी अपने आसपास नहीं रखना चाहता। उस टाइम तुम्हारे बर्ताव की वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनता था, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली तक को तुम्हारी कोई परवाह नहीं थी। तुम्हें ऐसे अकेले देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल करूंगी। मुझे ये तो नहीं पता था कि तुम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हो, पर मुझे ये लगा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हारा मन साफ होगा, तुम दिल के अच्छे इंसान होगे और तुम्हें दोस्त बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस टाइम तो तुम्हें अच्छा इंसान मैंने समझ लिया था, पर अब जाकर एहसास हो रहा है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। मैं कैसी अंधी थी कि मैंने तुम्हारा असली चेहरा ही नहीं देखा। आज जाकर पता चल रहा है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। तुम्हारे अंदर दिल नहीं बल्कि पत्थर है जिसे किसी की परवाह नहीं। आरव, तुम एक राक्षस हो, एक बेरहम राक्षस। तुम जैसे घटिया लोगों को तो जीने तक का अधिकार नहीं है। आरव ने तन्वी की बात बहुत ध्यान से सुनी। उसने एक बार भी खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं कहा, पर जब एक बार उसने बोलना बंद किया तब आरव ने कहा, इट्स ओके तन्वी कि तुम मुझसे इस टाइम पर इतनी नफरत करती हो। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम लाइफ के किस फेज से गुजर रही हो और अब से हम दोनों जिंदगी भर साथ रहने वाले हैं। तो मेरे पास अपनी अच्छाई दिखाने के कई सारे मौके आएंगे। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ और मेरे अंदर पत्थर नहीं बल्कि दिल है जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तन्वी ने उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा। इस वक्त उसे सिर्फ विद्युत की याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए और विद्युत उसे यहाँ से ले जाए, पर वो ये भी जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तन्वी खिड़की के बाहर देखने लगी और उसे कुछ ही देर में नींद भी आ गई। वैसे भी प्रेगनेंसी की वजह से उसे बहुत ज्यादा नींद आती थी। अगले पल जब उसकी आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। वो लोग पुणे पहुंच गए थे। आरव की कार एक बंगलो के आगे आकर रुकी। तन्वी अपने स्टिक की मदद से गाड़ी से उतरी और उसने देखा कि लारा सामने खड़ी है। जब वो दोनों उसकी तरफ गए तब लारा ने आरव की तरफ देखते हुए कहा, आरव, आप वापस आ गए? चलो अच्छा है, आप लोग बहुत सही टाइम पर आए हैं। हमने ऑपरेशन की सारी तैयारी कर ली है, अब आप जब चाहें ऑपरेशन करवा सकते हैं। ऑपरेशन? जब तन्वी ने ऑपरेशन का नाम सुना तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, पर क्योंकि उसके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था तो ये कोशिश बिल्कुल नाकाम रह गई। आरव ने उसे हाथ पकड़कर वापस अपनी तरफ खींच लिया। आरव ने फिर से तन्वी को अपनी बाहों में उठाया और उसे घर के अंदर लेकर गया। तन्वी इस वक्त कुछ भी करने की हालत में नहीं थी, ना ही उसका शरीर साथ दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हर जगह से अपाहिज हो गई है। आरव सीधा उसे उस कमरे के अंदर लेकर गया
जहां पर तन्वी का ऑपरेशन होना था। वहां ले जाकर उसने तन्वी को एक बेड पर लेटा दिया। वहां पर कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, जिन्हें देखकर तो तन्वी की रूह कांप उठी। उसे आइडिया लग गया था कि आरव उसके साथ क्या करने वाला है। तन्वी ने डर के मारे चिल्लाते हुए और रोते हुए कहा, आरव तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो। लारा ने कहा, अरे तन्वी तुम उनसे डरो मत, तुम तो ऑपरेशन के वक्त सो रही होगी, जब तक अपनी आंख खोलोगी तब तक तुम्हारा बच्चा इस दुनिया से जा चुका होगा और तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। तुम आराम से सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तन्वी ने देखा कि आसपास कुछ लोग खड़े हैं, जिसने उनके हाथ पैर पकड़े हुए थे ताकि वो वहां से भाग ना पाए। अब तो तन्वी कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। तन्वी ने एक बार फिर से मदद की, गुहार लगाते हुए कहा, आरव प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। इसके बाद तन्वी जोर जोर से रोने लगी। विद्युत को तन्वी के फोन से मैसेज सेंड करने के बाद ऋतु उसका सामान लेकर नीचे आई। उसने चेकआउट किया और वो उसका सामान लेकर किसी दूसरे होटल में चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ विद्युत अपनी इंजरी का इलाज करवा रहा था। उसके हाथ में थोड़ी सी सूजन आ गई थी। डॉक्टर गरम पट्टी बांध रहे थे। ठीक उसी वक्त विद्युत के पास वो मैसेज आया था। विद्युत ने स्क्रीन पर देखा तो वहां पर तन्वी का नाम था और जैसे ही उसने वो मैसेज खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। विद्युत को विश्वास नहीं हो रहा था कि तन्वी अकेले पुणे जाने के लिए निकल गई है। इसके अलावा तन्वी ने उसे ये बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो मैसेज पढ़ने के बाद विद्युत ने तुरंत तन्वी को फोन मिलाया, पर रिंग जाने के बाद किसी ने वो फोन काट दिया और बाद में स्विच ऑफ कर दिया। विद्युत ये देखकर पूरी तरह से हैरान था। वो अच्छे से जानता है कि तन्वी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। इसके अलावा विद्युत को कुछ हद तक शक होने लगा था, क्योंकि तन्वी इस हालत में नहीं है कि वो अकेले पुणे जाने के लिए निकल जाए, और अगर वो जाती तो उसे फोन करके इन्फॉर्म जरूर करती। कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। विद्युत ने अपना हाथ डॉक्टर से छुड़वाया और चिल्लाते हुए कहा, अमृत अमृत इसी वक्त कार निकालो, हमें होटल जाना है। अमृत ने कहा, ओके। विद्युत ने जाते हुए कहा, सर बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, हम आखिरी का सेगमेंट बाद में शूट करेंगे, आई एम सो सॉरी पर मुझे अभी जाना होगा। इतना कहने के बाद विद्युत कॉस्ट्यूम पहने हुए ही वहां से निकल गया। अमृत ने उसके लिए कार तैयार रखी थी तो वो जल्दी से वापस होटल पहुंचे। गार्ड ने विद्युत का दरवाजा खोला और कहा, अरे विद्युत सर आप। विद्युत ने इस वक्त उस गार्ड की कोई बात नहीं सुनी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से निकला और अंदर की तरफ भागा। इस बार उसने लिफ्ट के आने का इंतजार नहीं किया, बल्कि वो सीढ़ियों से भागते हुए ही ऊपर की तरफ पहुंचा। विद्युत के पास तन्वी की कार्ड की थी तो उसने जल्दी से वो दरवाजे पर लगाई, पर दरवाजा नहीं खुला। विद्युत ने वापस से कोशिश की, पर इस बार भी दरवाजा नहीं खुला। विद्युत को समझ नहीं आया कि आखिर में ये क्या हो रहा है। उसे पास में एक क्लीनर दिखा जो एक कमरे की सफाई करके बाहर निकला था। विद्युत ने उससे पूछा, सुनो, इस कमरे में जो लड़की रुकी हुई थी वो कहाँ गई और इस कार्ड की से दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, क्या ये खराब हो गई है? उस क्लीनर ने कहा, उन मैडम ने तो चेकआउट कर दिया है और ये चाबी खराब नहीं हुई है। जब से रूम चेकआउट हो जाता है तो कमरा अपने आप लॉक हो जाता है। मैंने अभी भी इसकी सफाई की है, अंदर कोई नहीं है। जब विद्युत ने सुना कि तन्वी ने चेकआउट कर लिया है तो वो एक बार के लिए फ्रीज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि तन्वी उसे बिना बताए यहाँ से क्यों चली गई। विद्युत को लगा कि क्या ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने तन्वी को अपने साथ वापस बेंगलुरु चलने के लिए नहीं बोला, बल्कि उसने उसे वापस पुणे चलने के लिए कहा। क्या वो इस बात से नाराज होकर उसे बिना कुछ बोले यहाँ से चली गई? विद्युत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में बात क्या है। एक बार पहले भी तन्वी उसे बिना कुछ बोले इस तरह से छोड़कर जा चुकी है, तो क्या इस बार भी वो यही कर रही थी? विद्युत भागते हुए पहले ही तन्वी के कमरे में आ गया था। अमृत उससे पीछे भागते हुए आया। उनकी सांस अभी भी फूल रही थी। तभी उन्होंने हांफते हुए पूछा, विद्युत विद्युत क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में ऊपर क्यों आए? अमृत ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा, क्या तन्वी को कुछ हुआ है, वो ठीक तो है ना? विद्युत ने अपसेट होते हुए कहा, वो चली गई है। अमृत ने हैरानी से पूछा, चली गई? पर वो कहाँ चली गई और तन्वी इस तरह से कहाँ जा सकती है? उसे तो चोट लगी हुई है।
हमने उसे साफ मना किया था कि वो अपने कमरे से इस तरह बाहर नहीं निकल सकती है। डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है, तो फिर वो ऐसे कैसे जा सकती है? विद्युत के जैसे अमृत भी ये बात सुनकर काफी हैरान हो रहे थे, क्योंकि तन्वी पहले भी उन्हें छोड़कर जा चुकी है, तो फिर वो वापस उन्हें छोड़कर क्यों चली गई? अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता था? अमृत जवाब की उम्मीद में विद्युत को देख रहा था, पर विद्युत खुद बुत बनकर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे खुद को भी नहीं पता था कि तन्वी क्यों चली गई और कहाँ चली गई। अमृत को लगा कि विद्युत परेशान हो गया है, तभी उसने उसे मोटिवेट करते हुए कहा, विद्युत तुम चिंता मत करो, तन्वी अपना ख्याल रख सकती है। वो जब बेंगलुरु से आई थी तब भी हमें चिंता थी, पर देखो उसने खुद को संभाल लिया और अभी तन्वी के पास थोड़े पैसे हैं। अगर वो वापस पुणे गई है तो अपना गुजारा कर लेगी, हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ पहले जितनी टफ नहीं है उसके लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सकते हैं। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने 2 आदमियों को काम पर लगाता हूँ। जैसे ही हमें तन्वी के बारे में कुछ भी पता चलेगा, उसने डायरेक्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आगे की शूटिंग नहीं कर पाएगा।